नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। जी हाँ, और आज हम करने वाले हैं रेलवे परीक्षाओं के लिए भौतिकी का एक जबरदस्त मैराथन। बिल्कुल, पूरे 50 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हम आज यहाँ हल करेंगे। और सिर्फ हल नहीं करेंगे, हर सवाल के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी समझेंगे। हाँ, तो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट जरूर करें। और हाँ, इस क्लास की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ एन 800 kg कार फ्रॉम 5 ms टू 10 ms इज, मतलब 800 किलोग्राम की एक कार है, उसका वेग 5 ms से 10 ms तक बढ़ाया गया, तो इसमें किया गया कार्य कितना है? ऑप्शंस है A 30 किलो जूल, B 40 किलो जूल, C 20 किलो जूल और D 10 किलो जूल। देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 30 किलो जूल। यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय। जी, ये कहता है कि किया गया काम मतलब वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में आए बदलाव के बराबर होता है। तो फॉर्मूला है ½ mv² माइनस u², बस इसमें वैल्यूज रखनी है। अच्छा, तो ½ गुणा 800 और ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 जूल आएगा, जो कि 30 किलो जूल होता है। बिल्कुल सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन, इट अचीव्स अ स्पीड ऑफ 5 ms इन 2 seconds. What will be its acceleration? यानी एक वस्तु अपनी विराम अवस्था से मतलब रेस्ट से चलना शुरू करती है और 2 सेकंड में 5 ms की गति पा लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? ऑप्शंस हैं A 1 ms², B 0.4 ms², C 2.5 ms² और D 2 ms²। हाँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C 2.5 ms²। त्वरण यानी एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेग में बदलाव की दर, कितनी तेजी से स्पीड बदल रही है। बिल्कुल। तो इसका सीधा फॉर्मूला है A = v - u/t। अब चूंकि वस्तु रेस्ट से शुरू हुई तो u यानी प्रारंभिक वेग 0 होगा। हाँ, u = 0 और v = 5, t = 2, तो A = 5/2 मतलब 2.5 ms²। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, an object of 5 kg is lifted to a height of 4 meters. What will be the value of the work done due to the gravitational force acting on that object? G = 10 ms²। 5 किलो की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, तो उस वस्तु पर जो गुरुत्व बल लग रहा है उसके कारण किया गया कार्य कितना होगा? ऑप्शंस हैं A 200 जूल, B -200 जूल, C 20 जूल, D -20 जूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन B -200 जूल। यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। सवाल ये नहीं पूछ रहा कि हमने कितना काम किया, अच्छा, ये पूछ रहा है कि गुरुत्व बल ने कितना काम किया। हम वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा है। मतलब दिशा उल्टी है। बिल्कुल। और जब बल और विस्थापन की दिशा उल्टी होती है तो किया गया कार्य नेगेटिव होता है। तो फॉर्मूला W = -mgh लगेगा, मतलब -5 × 10 × 4, जो कि हुआ -200 जूल। एकदम सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, an iron ball of 8 kg and an aluminum ball of 3 kg are dropped from a height of 20 meters. At a height of 10 meters from the ground, which of the following quantities will be the same in them? एक 8 किलो की लोहे की गेंद है और एक 3 किलो की एल्यूमिनियम की। दोनों को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया। जब वो जमीन से 10 मीटर ऊपर होंगी तो उनमें कौन सी राशि समान होगी? ऑप्शंस है A गतिज ऊर्जा, B त्वरण, C स्थितिज ऊर्जा, D संवेग। हाँ, तो सही जवाब है ऑप्शन B त्वरण। ये एक क्लासिक सवाल है। जब कोई भी चीज फ्री फॉल में होती है, मतलब मुक्त रूप से गिरती है, हवा का प्रतिरोध हम मान लेते हैं कि नहीं है। बिल्कुल, तो उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण G हमेशा समान रहता है, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी हो। अच्छा, मतलब भारी और हल्की चीजें एक साथ गिरेंगी? जी हाँ, तो दोनों का त्वरण समान होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, if the initial velocity of an object thrown upwards is 14 ms,
Then how much time will it take to reach its highest point? G equals 9.8 ms square. अगर ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का शुरुआती वेग 14 ms है, तो उसे अपने सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ऑप्शंस A 1.34 seconds, B 1.5 seconds, C 1.43 seconds, D 1 second. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1.43 सेकंड्स। देखिए, जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण उसकी स्पीड कम करता जाता है ना? हाँ, और टॉप पॉइंट पर जाके वो एक पल के लिए रुक जाती है। बिल्कुल। तो वहां तक पहुंचने का जो समय है उसका सीधा फॉर्मूला है T = U/G। तो बस 14 को 9.8 से भाग देना है, जो कि लगभग 1.43 सेकंड्स आएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। An object of size 1.0 centimeter is placed at a distance of 24 centimeter in front of a concave mirror with a focal length of 16 centimeter. What will the formed image be like and what will be its height? मतलब 1 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है जिसे 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर पर रखा है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा और उसकी ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शंस A उल्टा 0.4 सेंटीमीटर, B उल्टा 2.0 सेंटीमीटर्स, C सीधा 2.0 सेंटीमीटर्स, D सीधा 0.4 सेंटीमीटर्स। सही जवाब है ऑप्शन बी, उल्टा 2.0 सेंटीमीटर्स। इसके लिए हमें दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, एक मिरर फॉर्मूला और दूसरा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। 1v + 1u = 1f। जी, साइन कन्वेंशन के हिसाब से u होगा -24 सेंटीमीटर और f होगा -16 सेंटीमीटर। इससे v की वैल्यू -48 सेंटीमीटर आएगी। माइनस साइन का मतलब है प्रतिबिंब असली है और उल्टा है। और मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन m = -vu। इससे m की वैल्यू -2 आएगी, मतलब प्रतिबिंब दोगुना बड़ा और उल्टा है। तो ऊंचाई हो गई 2 सेंटीमीटर्स। एकदम सही। चलिए, इसी से जुड़ा एक मजेदार कमेंट पढ़ती हूँ। एक दोस्त ने भोजपुरी में लिखा है, सर जी हमार वाली तो कहत है कि जब तक लोको पायलट न बनोगे हम तुम्हारे प्रतिबिंब भी न बनेंगे। लगता है उन्हें वर्चुअल इमेज नहीं चाहिए, रियल इमेज चाहिए। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। The magnification of an image is +1.5 and the distance of the object from the spherical mirror is 30 centimeters. Where will the image be formed? एक प्रतिबिंब का आवर्धन +1.5 है और वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शंस A दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी, B दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी, C दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर दूरी, D दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी। सही जवाब है ऑप्शन ए, दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी। देखिए, यहाँ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, +1.5। प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। बिल्कुल। और वस्तु की दूरी u हमेशा नेगेटिव होती है, तो u = -30 सेंटीमीटर्स। फॉर्मूला है m = -v/u, तो v = -mu। अच्छा, तो -1.5 गुणा -30। हाँ, जो हो जाएगा +45 सेंटीमीटर। और प्लस साइन का मतलब है इमेज दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक है। Question number 8. A 6 centimeter high needle is placed at a distance of 20 centimeter in front of a lens with a power of -2.5 D. What will be the height of the image of the needle? एक 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई को -2.5 D शक्ति वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? ऑप्शंस A 6 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर, C 5 सेंटीमीटर, D 7 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 सेंटीमीटर। ये थोड़ा मल्टी स्टेप प्रॉब्लम है। पहले तो पावर से फोकल लेंथ निकालेंगे। पावर नेगेटिव है तो ये अवतल लेंस हुआ। जी हाँ, तो F = 1/P = 1/-2.5, जो कि -0.4 मीटर्स या -40 सेंटीमीटर आएगा। अब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। 1v 1u = 1f। u = -20 सेंटीमीटर है। हाँ, तो इसे सॉल्व करने पर v आएगा -13.33 सेंटीमीटर।
फिर मैग्निफिकेशन m = VU से इमेज की ऊंचाई निकाल लेंगे जो लगभग 4 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। A current of 0.5 ampere is flowing in a 10 ohm resistor. The amount of charge flowing through this resistor in 1 minute will be 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो 1 मिनट में कितना आवेश बहेगा? ऑप्शंस हैं A 30C, B 20C, C 0.5C, D 5C। सही जवाब है ऑप्शन ए 30C। ये एक बहुत ही सीधा साधा सवाल है। करंट का मतलब ही होता है आवेश के बहने की दर। तो कुल आवेश Q = IT। बिल्कुल। यहाँ I = 0.5 एम्पियर है और समय T = 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। तो 0.5 60 = 30 कूलम्स। इसमें 10 ओम प्रतिरोध का कोई काम नहीं है? नहीं, वो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। Two resistors of 4 ohm each are connected in parallel with a 5-volt battery source. Find the value of the total current flowing in the circuit. 4 ओम के दो प्रतिरोध हैं, 5 V की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी? ऑप्शंस A 5 एम्पियर, B 10 एम्पियर, C 2.5 एम्पियर, D 20 एम्पियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन C 2.5A। देखिए, जब दो एक जैसे प्रतिरोधक पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध आधा हो जाता है। अच्छा, तो 4 का आधा 2 ओम। जी, तो R हो गया 2 ओम्स। अब बस ओम का नियम लगाना है। I = VR। तो I = 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम, मतलब 2.5 एम्पेयर। दोस्तों, 10 सवाल हो चुके हैं। क्या बात है। अगर आपको ये मैराथन पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11। 3 resistors of 3 ohm are connected in the shape of a triangle. Find the equivalent resistance between any two corners A and B. 3 ओम के 3 प्रतिरोधक एक त्रिभुज के आकार में जुड़े हैं। किन्हीं भी दो कोनों, मान लीजिए A और B, के बीच कुल प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शंस A 6 ओम, B 2 ओम, C 4.5 ओम, D 9 ओम। सही जवाब है ऑप्शन बी 2 ओम। ये सवाल देखने के नजरिए का है। मान लीजिए करंट A से आता है और B से निकलता है। ठीक है। तो करंट के पास 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता C से होकर जाएगा, उस रास्ते पर 2-3 ओम के प्रतिरोधक सीरीज में है। तो वो मिलके 3 + 3 = 6 ओम हो गए। बिल्कुल। और दूसरा रास्ता सीधा A से B तक 3 ओम का है। अब ये 6 ओम और 3 ओम आपस में पैरेलल में है। तो इनका कुल प्रतिरोध होगा 6 × 3 / 6 + 3 यानी 18/9, जो कि 2 ओम है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12। A copper wire has a radius of 0.5 millimeter and a length of 100 meters. If the resistivity of the material is 2.5 × 10⁻⁻8 ohm meter, then the resistance of the wire will be। एक तांबे के तार की त्रिज्या 0.5 मिलीमीटर और लंबाई 100 मीटर है। अगर उसकी प्रतिरोधकता 2.5 × 10⁻⁸ ओम मीटर है, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शंस हैं A 10 पाई ओम, B 10 पाई ओम, C 1000 पाई ओम, D 1000 पाई ओम। सही जवाब है ऑप्शन बी 10 पाई ओम। किसी भी तार का प्रतिरोध का फॉर्मूला है R = ρLA, जहां A एरिया है πr²। बिल्कुल। बस यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है कि सारी यूनिट्स SI में होनी चाहिए। तो त्रिज्या R = 0.5 मिलीमीटर को मीटर में बदलना होगा, 0.5 × 10⁻³ मीटर। और फिर बस वैल्यूज रखनी है। जी हाँ, सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में रखकर सॉल्व करेंगे तो 10 पाई ओम आ जाएगा। चलिए, इसी से जुड़ा एक और मजेदार कमेंट आया है। एक दोस्त ने हरियाणवी में लिखा है, मास्टर जी, महरी वाली का दिमाग तो इस तांबे के तार ते भी ज्यादा गर्म रहवे है, कोई उपाय बताओ। भाई, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो गर्मी तो पैदा होगी। सही बात है। चलिए अगले सवाल पर। Question number 13. The resistance of a wire of length L and cross-sectional area A is 0.5 ohm.
The resistance of a wire made of the same material with the same length L and cross-sectional area 2A will be L लंबाई और A क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है। अब उसी पदार्थ और उसी लंबाई का एक और तार है लेकिन उसका क्षेत्रफल 2A है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शंस A 0.5 ओम, B 0.25 ओम, C 4.0 ओम, D 1.0 ओम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 0.25 ओम। देखिए, हमने पिछले सवाल में फॉर्मूला देखा था R = ρLA। मतलब R और A का रिश्ता उल्टा है। बिल्कुल, व्युत्क्रमानुपाती। तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो अगर एरिया दुगना कर दिया तो प्रतिरोध ठीक आधा हो जाएगा, यानी 0.5 का आधा 0.25 ओम्स। Question number 14. The work done in moving a charge between 2 points with a potential difference of 20 volts is 60 joules. Then the electric charge flowing between the 2 points is 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में 60 जूल का काम करना पड़ता है। तो उस आवेश का मान क्या है? ऑप्शंस हैं A 120C, B 1200C, C 3C, D 30C। सही जवाब है ऑप्शन सी 3C। विभवांतर की परिभाषा ही यही है, प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तब W बराबर VQ। जी, हमें Q निकालना है, तो Q = WV, यानी 60-20। तो 3 coulombs। बिल्कुल। Question number 15. An object is placed at a distance of 10 centimeters on the principal axis of a lens with a power of 2.0 D. The image formed will be एक 2.0 D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शंस A आभासी और उल्टा, B वास्तविक और सीधा, C आभासी और सीधा, D वास्तविक और उल्टा। सही जवाब है ऑप्शन सी आभासी और सीधा। देखिए, पावर पॉजिटिव है तो ये एक उत्तल लेंस है। ठीक है। इसकी फोकल लेंथ होगी f = 1/p, यानी 1/2 = 0.5 मीटर, जो कि 50 सेंटीमीटर है। अब वस्तु को रखा है 10 सेंटीमीटर पर, जो कि फोकल लेंथ के अंदर है। और ये तो उत्तल लेंस का स्पेशल केस है। जी हाँ, जब वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। Question number 16. An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 ms. What will be the kinetic energy of the object? 15 किलो की एक वस्तु 4 ms के एक समान वेग से चल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शंस है A 120 joules, B 60 joules, C 15 joules, D 240 joules। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 120 जूल्स। ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv², तो हाफ 15 × 4 का स्क्वायर, जो कि 120 जूल आएगा। Question number 17. A convex lens of power plus 5D is placed in contact with a concave lens of power minus 3D. The focal length of the combination will be प्लस 5D शक्ति का एक उत्तल लेंस और माइनस 3D शक्ति का एक अवतल लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शंस A -50 सेंटीमीटर्स, B -0.5 सेंटीमीटर्स, C 50 सेंटीमीटर्स, D 0.5 सेंटीमीटर्स। सही जवाब है ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। जब लेंस संपर्क में होते हैं तो उनकी कुल पावर बस जुड़ जाती है। अच्छा, तो P = P1 + P2। जी, तो 5D + -3D = +2D। A focal length F = 1/P, यानी 1/2 मीटर, जिसे हम 50 सेंटीमीटर कह सकते हैं। बिल्कुल। Question number 18. The resistance of a wire of length L and cross-sectional area A is 1.0 ohm. The resistance of a wire of the same material but of length 4L and cross-sectional area 5A will be लंबाई L और क्षेत्रफल A वाले एक तार का प्रतिरोध 1.0 ओम है,
उसी पदार्थ के एक दूसरे तार जिसकी लंबाई 4L और क्षेत्रफल 5A है का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शंस हैं A 2.5 ओम, B 0.8 ओम, C 1.25 ओम, D 0.4 ओम। सही जवाब है ऑप्शन बी 0.8 ओम। हम जानते हैं R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो नया प्रतिरोध R डैश होगा रो 4L अपॉन 5A। हाँ, और रो L अपॉन A की वैल्यू 1 ओम दी हुई है, तो R डैश हो गया 451 यानी 0.8 ओम। चलिए एक और मजेदार कमेंट पढ़ती हूँ। एक दोस्त ने पंजाबी में लिखा है, सर जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ है कि मेरे दिल ਦਾ प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, ਤੁਸੀਂ करंट पास नहीं कर सकते, की करिए? लगता है उन्हें वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत है। सही पकड़ा। क्वेश्चन नंबर 19। Two resistors, one of 20 ohm and another of 30 ohm, are connected in parallel. This combination is connected in series with an 8 ohm resistor and a 12 volt battery. The current flowing through the 20 ohm resistor is एक 20 ओम और एक 30 ओम का प्रतिरोधक समानांतर में है। ये जोड़ा एक 8 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो 20 ओम वाले से कितनी धारा बहेगी? ऑप्शंस ए 0.36 एम्पियर, बी 0.12 एम्पियर, सी 0.24 एम्पियर, डी 0.6 एम्पियर। सही जवाब है ऑप्शन ए 0.36 एम्पियर। ये एक अच्छा सवाल है, इसमें कई स्टेप्स हैं। पहले 20 ओम और 30 ओम का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे, जो 12 ओम आएगा। ठीक है। फिर ये 12 ओम और 8 ओम सीरीज में है, तो कुल प्रतिरोध हो गया 20 ओम। अब कुल करंट I इक्वल्स टू VR मतलब 12/20 इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर। लेकिन ये तो कुल करंट है। हाँ, अब ये करंट 20 ओम और 30 ओम में बन जाएगा। करंट डिवाइडर रूल से 20 ओम में जो करंट जाएगा वो होगा 0.6, 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30, जो कि 0.36 एम्पियर है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द वेलोसिटी इन ms of the car that it will achieve after 20 seconds of its motion if it starts from rest and accelerates at 3.2 ms square. एक कार विराम से शुरू होकर 3.2 ms स्क्वायर से त्वरित होती है, 20 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? ऑप्शंस A 72, B 36, C 108, D 64। सही जवाब है ऑप्शन डी 64। ये गति के पहले समीकरण v इक्वल्स टू यू प्लस AT का सीधा एप्लीकेशन है। U is equal to 0, A is equal to 3.2, T is equal to 20। जी, तो v इक्वल्स टू 3.220 यानी 64 ms। 20 सवाल पूरे। बहुत बढ़िया। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Q21 77 डिग्री F इज इक्वल टू, मतलब 77 डिग्री F किसके बराबर है? ऑप्शंस A 25 डिग्री C, B 15 डिग्री C, C 20 डिग्री C, D 10 डिग्री C। सही जवाब है A 25 डिग्री C। इसका एक सीधा फॉर्मूला है C5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 9। F की जगह 77 रखेंगे तो C की वैल्यू 25 आ जाएगी। Q22 Initially, a ball is dropped freely from the top of a building from rest and it attains a maximum velocity of 40 meters per second. Find the height of the building. G equals 10 meters per second squared. एक गेंद को एक इमारत से गिराया जाता है और वो 40 मीटर्स का वेग प्राप्त करती है। इमारत की ऊंचाई बताएं। ऑप्शंस A 70 मीटर्स, B 60 मीटर्स, C 50 मीटर्स, D 80 मीटर्स। सही जवाब D 80 मीटर्स। यहाँ गति का तीसरा समीकरण लगेगा v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2gh। U तो शून्य है। जी, तो 40 स्क्वायर इक्वल्स 210h। इसे हल करने पर h इक्वल्स 80 मीटर आता है। Q23 How much work is done in increasing the speed of a 0.4 kilogram ball from 1 ms to 3 ms? 0.4 किलोग्राम की गेंद की चाल को 1 ms से 3 ms करने में कितना कार्य होगा? ऑप्शंस A 0.4J, B 1.2J, C 1.6J, D 0.8J।
सही जवाब सी 1.6 जूल। फिर से वही वर्क एनर्जी थ्योरम, W इक्वल्स हाफ mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। W इक्वल्स हाफ 0.4 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जो कि 1.6 जूल है। Q24, a car starts from rest and moves with a constant acceleration of 3 meters per second. Find the distance covered by this car in 10 seconds. एक कार विराम से 3 मीटर्स पर सेकंड के त्वरण से 10 सेकंड तक चलती है। तय की गई दूरी बताएं। ऑप्शंस A 150 मीटर, B 250 मीटर, C 100 मीटर्स, D 200 मीटर्स। सही जवाब A 150 मीटर। यहाँ गति का दूसरा समीकरण लगेगा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। U शून्य है तो S इज इक्वल टू हाफ 3 10 स्क्वायर। बिल्कुल, यानी 150 मीटर। इसी पर एक दोस्त का कमेंट है, गुरुजी मेरी गर्लफ्रेंड की फरमाइशें तो 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से भी तेज बढ़ती हैं। लगता है वहां मंदन का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल। Q25. A force increases the speed of a 1.0 kg object from 4 meters per second to 8 meters per second. The work done by the force will be. एक बल 1 kg वस्तु की चाल 4 मीटर से 8 मीटर कर देता है, किया गया कार्य होगा। ऑप्शंस A 8 जूल, B 32 जूल, C 24 जूल, D 16 जूल। सही जवाब C 24 जूल। एक बार फिर W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर यू स्क्वायर। W इज इक्वल टू हाफ 1 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, जो कि 24 जूल है। Q26. An electric lamp of 120 watts is used for 8 hours per day. Calculate the units of energy consumed by the lamp in one day. 120 वाट का बल्ब रोज 8 घंटे जलता है। एक दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? ऑप्शंस A 16.00 यूनिट, B 1.50 यूनिट, C 0.96 यूनिट, D 2.00 यूनिट। सही जवाब है C 0.96 यूनिट। देखिए, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। किलो वॉट घंटा। जी, तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला है वॉट आर अपॉन 1000। तो 120 इंटू 8 अपॉन 1000 यानी 0.96 यूनिट। Q27. A ball is dropped from a height of 80 meters, so the distance covered by it in the fourth second will be G equals 10 ms square. 80 मीटर से गिराई गई गेंद सिर्फ चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शंस A 50 मीटर्स, B 15 मीटर्स, C 80 मीटर्स, D 35 मीटर्स। सही जवाब D 35 मीटर्स। किसी खास सेकंड में तय की गई दूरी का एक स्पेशल फॉर्मूला है, S nth वाला? जी, S nth इक्वल्स U प्लस A/2 2n-1। यहाँ U0, A 10 और N 4 रखने पर जवाब 35 मीटर आएगा। 228. A 2000 kg truck moving at 10 meters per second collides with a car parked at a traffic light. After the collision, both move together at a speed of 8 meters per second. The mass of the car is 2000 किलो का ट्रक 10 ms से चलकर एक खड़ी कार से टकराता है। टक्कर के बाद दोनों 8 ms से चलने लगते हैं। कार का द्रव्यमान बताएं। ऑप्शंस A 250 kg, B 500 kg, C 750 kg, D 1000 kg। सही जवाब है B 500 kg। यहाँ संवेग संरक्षण का नियम लगेगा। टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। बिल्कुल। m1 u1 बराबर है m1 प्लस m2 v। 2000 गुणा 10 बराबर है 2000 प्लस m2 गुणा 8। इसे सॉल्व करने पर कार का द्रव्यमान m2 बराबर 500 kg आएगा। Q29. A boy of mass 50 kg climbs 45 stairs in 9 seconds. The height of each stair is 15 centimeter. Find his power. G is equal to 10 ms square. 50 किलो का लड़का 15 सेंटीमीटर ऊंची 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। उसकी शक्ति बताएं। ऑप्शंस A 375 वॉट, B 325 वॉट, C 275 वॉट, D 475 वॉट। सही जवाब A 375 वॉट। पहले कुल ऊंचाई निकालेंगे, जो होगी 45 15 सेंटीमीटर यानी 6.75 मीटर।
ठीक है। अब शक्ति मतलब पावर इज वर्क पर टाइम या माइट, तो P इज इक्वल टू 50 इंटू 10 इंटू 6.759, जो कि 375 वॉट है। Q30. If an object is placed 20 centimeters in front of a convex lens of focal length 7.5 centimeters, find the position of the image in centimeters. 7.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शंस A 24 मीटर, B 30 मीटर, C 12 सेंटीमीटर, D 15 मीटर। सही जवाब है C 12 सेंटीमीटर। सीधा लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1v1u इज इक्वल टू 1f। U -20 सेंटीमीटर्स और F + 7.5 सेंटीमीटर लेंगे। जी हाँ, इसे सॉल्व करने पर v की वैल्यू +12 सेंटीमीटर आएगी। 30 सवाल हो गए हैं। आधे से ज्यादा का सफर पूरा हो चुका है। अपना जोश बनाए रखिए। हाँ, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। Q31. The frequency of a sound wave is 50 Hz and its wavelength is 4 meters. What is the distance traveled by the sound wave in 3 seconds? 50 हर्ट्ज आवृत्ति और 4 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि तरंग 3 सेकंड में कितनी दूर जाएगी? ऑप्शंस A 100 मीटर, B 600 मीटर, C 200 मीटर, D 300 मीटर। चौके 200 ms। और फिर दूरी इज इक्वल टू वेग समय। बिल्कुल, 200 या 600 मीटर। Q32. An object is placed at a distance of 15 centimeter in front of a convex mirror of 10 centimeter focal length. Its image will be formed at a distance and it will be 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? ऑप्शंस A 30 सेंटीमीटर आभासी, B 6 सेंटीमीटर आभासी, C 6 सेंटीमीटर वास्तविक, D 30 सेंटीमीटर वास्तविक। सही जवाब है B 6 सेंटीमीटर आभासी। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक वाले ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। जी, और मिरर फॉर्मूला 1v + 1u इज इक्वल टू 1f से v की वैल्यू +6 सेंटीमीटर आएगी। Q33. Suppose a body is moving with an acceleration of 2 ms squared. Its velocity after t seconds is 10 ms. What will be t? Assuming initial velocity 0. एक पिंड 2 ms स्क्वायर के त्वरण से चलकर 10 ms का वेग प्राप्त करता है। समय बताएं। ऑप्शंस A 4s, B 20s, C 5s, D 8s। सही जवाब C 5sv। v इज u + 80, तो 10 इज इक्वल टू 0 + 2t, इससे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स आता है। Q34. A particle after starting from rest experiences constant acceleration for 20 seconds. If it covers S1 distance in the first 10 seconds and S2 distance in the next 10 seconds, then S1 और S2 में क्या संबंध है? Options A S2 is equal to S1, B S2 is equal to 2S1, C S2 is equal to 3S1, D S2 is equal to 4S1। सही जवाब है C S2 is equal to 3S1। देखिए, S is equal to half 80 स्क्वायर से S1 हो जाएगा 50A, और कुल 20 सेकंड में चली दूरी वो हो जाएगी 200A। तो S2 यानी अगले 10 सेकंड की दूरी होगी 200A - 50A इज इक्वल टू 150A। अच्छा, तो S2 is equal to 3S1? बिल्कुल। Q35. A car is moving at a speed of 90 km/h. Brakes are applied to produce a uniform acceleration of 0.5 ms square. How far will the car go before it is brought to rest? 90 km/h से चल रही कार पर -0.5 ms square का ब्रेक लगाने पर वह रुकने से पहले कितनी दूर जाएगी? ऑप्शंस A 8100 meters, B 900 meters, C 625 meters, D 620 meters। सही जवाब है C 625 मीटर। पहला काम 90 किलोमीटर पर आवर को ms में बदलना होगा, जो 25 ms होता है। 15/8 से गुणा करके। जी, फिर v² + u² + 2as से 0 इज इक्वल टू 25² + 2 - 0.5s। इसे हल करने पर s इज इक्वल टू 625 मीटर आता है। Q36. The absolute refractive indices of glass and water are 3/2 and 4/3. The ratio of the velocity of light in glass and water will be. कांच और पानी के अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है। कांच और पानी में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या होगा?
ऑप्शंस A 43, B 87, C 89, D 3.4। सही जवाब C 8.9। अपवर्तनांक और वेग का रिश्ता उल्टा होता है। मतलब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें वेग कम। बिल्कुल। तो V ग्लास V वाटर इज इक्वल टू N वाटर N ग्लास इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3/2 जो कि 8/9 आएगा। एक और कमेंट आया है भोजपुरी में, मास्टर साहब हमरा फोकस खाली पढ़ाई पर बा, लेकिन ऊ हमार लेंस बन के ध्यान भटका देत पाड़ी। हाँ, भाई फोकस बनाए रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। Q37. Consider a concave mirror of focal length 50 cm. Where should the object be placed so that its image is twice the size of the object and inverted? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें ताकि प्रतिबिंब दोगुना और उल्टा बने? ऑप्शंस A 60 सेंटीमीटर, B 70 सेंटीमीटर, C 75 सेंटीमीटर, D 55 सेंटीमीटर। सही जवाब है C 75 सेंटीमीटर। उल्टा और दोगुना, इसका मतलब है मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू -2 और M इज इक्वल टू माइनस व्यू, तो V इज इक्वल टू 2U। जी, इस V इज इक्वल्स टू 2U को मिरर फॉर्मूला में रखकर हल करेंगे तो U इज इक्वल्स टू -75 सेंटीमीटर आएगा। Q38. An object 2 cm high is placed at a distance of 16 cm from a concave mirror, which produces a 3 cm high inverted image. What is the focal length of the mirror? अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूर 2 सेंटीमीटर की वस्तु रखने पर 3 सेंटीमीटर का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फोकस दूरी बताएं। ऑप्शंस A -10 सेंटीमीटर, B -9.6 सेंटीमीटर, C 9.6 सेंटीमीटर, D 8 सेंटीमीटर। सही जवाब है B -9.6 सेंटीमीटर। पहले मैग्निफिकेशन निकालेंगे। M इज इक्वल्स टू H' जो कि -3/2 इज इक्वल्स टू -1.5 होगा। फिर M इज इक्वल टू माइनस व्यू से V निकालेंगे। हाँ, V इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर U और V की वैल्यू को मिरर फॉर्मूला में रखने पर F इज इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। Q39. An object is at a distance of 9 cm from a magnifying lens, and its image is formed at a distance of 36 cm from the lens. The magnification of the lens is. एक आवर्धक लेंस से 9 सेंटीमीटर दूर वस्तु का प्रतिबिंब 36 सेंटीमीटर दूर बनता है। आवर्धन बताएं। ऑप्शंस A 4, B 2, C 0.25, D 0.5। सही जवाब A 4। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का सीधा फॉर्मूला है M इज इक्वल टू VU। तो 36/9 यानी 4। बिल्कुल। Q40. A convex lens of focal length 12 cm produces a magnification of -1. The object should be placed at 12 cm फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस -1 का आवर्धन देता है। वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शंस A -12 cm, B -24 cm, C -48 cm, D -96 cm। सही जवाब है B -24 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन -1 का एक ही मतलब होता है कि वस्तु 2F पर रखी है। एकदम सही। F इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है तो 2F इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आखिरी 10 सवाल बचे हैं। हिम्मत बनाए रखिए, यही सवाल आपको परीक्षा में दूसरों से आगे ले जाएंगे। फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए। बिल्कुल, जोश कम नहीं होना चाहिए। Q41. A body of mass 20 kg is initially at a height of 3 meters from the ground. It is lifted to a height of 2 meters from that position. Its increase in potential energy is 20 किलोग्राम का पिंड जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर था। उसे वहां से 2 मीटर और ऊपर उठाया गया। स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? ऑप्शंस A 100 जूल, B 392 जूल्स, C 60 जूल्स और D -100 जूल्स। सही जवाब है B 392 जूल्स। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि का फॉर्मूला है डेल्टा P इक्वल्स mgh2 - h1। h1 इक्वल्स 3 और h2 इक्वल्स 5 होगा। जी हाँ, तो डेल्टा P इक्वल्स 29.8 5 - 3 जो कि 392 जूल्स आएगा। Q42. The range of a projectile thrown at an angle theta with speed u on the surface of the earth is r. For the same u and theta, its range on the surface of the moon will be.
पृथ्वी पर एक प्रक्षेप्य की परास R है, चंद्रमा पर क्या होगी? ऑप्शंस A R6, B 6R, C R36 या D 36R। सही जवाब है बी 6R। रेंज का जो फॉर्मूला होता है उसमें जी नीचे आता है, मतलब रेंज जी के व्युत्क्रमानुपाती है। और चंद्रमा पर G पृथ्वी का 1/6 है। बिल्कुल, तो रेंज 6 गुना हो जाएगी। Q43, a cylindrical metal wire is reshaped such that its length is reduced by 30% without any change in its volume. Its resistance is reduced by। एक तार की लंबाई 30% कम कर दी जाती है, लेकिन आयतन नहीं बदलता। प्रतिरोध में कितनी कमी आएगी? ऑप्शंस A 51%, B 30%, C 69%, D 41%। सही जवाब है ए 51%। जब आयतन स्थिर रहता है तो आर एल स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है। लंबाई 30% कम हुई, मतलब नई लंबाई 0.7 एल है, तो नया प्रतिरोध होगा 0.7 का स्क्वायर आर, यानी 0.49 आर। तो कमी हुई 1.49 is equal to 0.51, यानी 51%। जी। Q44, if the length of a wire is doubled by stretching, its resistance will become how many times? तार को खींचकर लंबाई दोगुनी करने पर प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? ऑप्शंस A 2 गुना, B 8 गुना, C 4 गुना, D अपरिवर्तित। सही जवाब सी 4 गुना। जैसा अभी देखा, खींचने पर आर एल स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो लंबाई 2 गुनी तो प्रतिरोध 4 गुना। बिल्कुल। Q45, a 100-watt bulb burns for 5 hours a day. How many units of electricity will be consumed in 1 week? 100 वाट का बल्ब रोज 5 घंटे जलता है, एक हफ्ते में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? ऑप्शंस A 35 यूनिट, B 3.5 यूनिट, C 7 यूनिट, D 0.35 यूनिट। सही जवाब है बी 3.5 यूनिट। कुल वॉट घंटे निकालेंगे, 100 वॉट 5 घंटे 7 दिन इज इक्वल टू 3500 वॉट। और यूनिट के लिए 1000 से भाग देंगे। जी, तो 3.5 यूनिट। Q46. The frequency of a sound wave is 2 kHz and the wavelength is 35 cm. How much time will it take to travel a distance of 1.5 km? 2 kHz आवृत्ति और 35 सेंटीमीटर तरंगदैर्ध्य वाली ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? ऑप्शंस A 2.1 सेकंड, B 3.5 सेकंड, C 1.5 सेकंड, D 4.2 सेकंड। सही जवाब है ए 2.1 सेकेंड। पहले वेग निकालेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी 2000 0.35 इज इक्वल टू 700 ms। फिर समय इज इक्वल टू दूरी वेग 1500 700। हाँ, जो लगभग 2.14 सेकंड आएगा। Q47. If the mass of an object is 60 kilograms on Earth, what will its weight on the moon? पृथ्वी पर 60 किलो की वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा? ऑप्शंस A 60 न्यूटन, B 600 न्यूटन, C 10 किलोग्राम, D 100 न्यूटन। सही जवाब है डी 100 न्यूटन। द्रव्यमान हर जगह 60 kg ही रहेगा, लेकिन भार बदलेगा। चंद्रमा पर भार इज इक्वल टू द्रव्यमान, चंद्रमा का G। जी, तो W इज इक्वल टू 60 इंटू 1/6 यानी 100 न्यूटन। Q48. The resistance of the coil of an electric heater is 100 ohms. How much current will it draw when connected to a 220V source? 100 ohm प्रतिरोध वाला हीटर 220V से जुड़ने पर कितनी धारा लेगा? ऑप्शंस A 2.2 एम्पेयर, B 1.1 एम्पेयर, C 22 एम्पेयर, D 0.45 एम्पेयर। सही जवाब है ए 2.2 एम्पियर। सीधा ओम्स लॉ लगाएंगे, I इज इक्वल टू VAR। 220 100 मतलब 2.2 एम्पेयर। बिल्कुल। इस पर एक दोस्त ने लिखा है, सर मेरी वाली 220 वोल्ट का झटका है, कोई उससे जुड़ने का तरीका बताओ। हाँ भाई, पहले अपना प्रतिरोध चेक कर लो, कहीं फ्यूज ना उड़ जाए। सही है। Q49. The focal length of a concave lens is 20 centimeters. What will be its power? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता क्या होगी? ऑप्शंस हैं A +5D, B -5D, C +2D, D -0.2D।
सही जवाब है ऑप्शन बी -5d। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर यानी -0.2 मीटर। और पावर P इज इक्वल टू 1F। जी, तो 1 - 0.2 जो कि -5 डायोप्टर है। और आज का हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 50। इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ऑप्शंस हैं ए 2 गुनी, बी 4 गुनी, सी आधी, डी अपरिवर्तित। सही जवाब है ऑप्शन बी 4 गुनी। देखिए, गतिज ऊर्जा और संवेग में एक बहुत जरूरी रिश्ता है, ke इज इक्वल टू p²/2m। अच्छा, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के समानुपाती है। तो अगर संवेग दोगुना होगा तो उसका वर्ग 4 गुना हो जाएगा। एकदम सही। तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। और इसी के साथ हमारे 50 सवालों का ये शानदार मैराथन समाप्त होता है। जी हाँ, उम्मीद है आप सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी तैयारी जारी रखिए और अभ्यास करते रहिए। हर सवाल के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी। इस क्लास की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण क्लास मिस न करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।